हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बोट्युलिज्म या फूड पॉइजनिंग के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। बोट्युलिज्म क्या है? ह्यूमन बोट्युलिज्म एक गंभीर परंतु अपेक्षाकृत दुर्लभ यानी कम ही देखने को मिलता है वो बीमारी है, बट जब होती है तो गंभीर होती है। ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनियम कहते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही पावरफुल एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये टॉक्सिन ज्यादातर कंटामिनेटेड जो फूड होते हैं उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। तो बोट्युलिज्म के प्रकार क्या हो सकते हैं? बोट्युलिज्म कॉज के बेस पर कि कैसे स्प्रेड हुआ है उसके बेस पर तीन टाइप का हो सकता है। फूड बोर्न बोट्युलिज्म हो सकता है, वुंड बोट्युलिज्म हो सकता है और इंटेस्टाइनल बोट्युलिज्म हो सकता है, जो ज्यादातर इन्फेंट्स में देखा जाता है। कॉज ऑफ बोट्युलिज्म, कारण क्या है बोट्युलिज्म के? जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनियम। ये एक एनएरोबिक रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्पोर फॉर्मिंग है यानी स्पोर्स बनाता है और एक न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिन का उत्पादन करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनियम के 7 प्रकार हैं, जिसमें से ए, बी, ई ये मुख्य रूप से, और कभी कभी एफ और जी ये मनुष्य में बोट्युलिज्म या फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। ये फूड पॉइजनिंग एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है जो ज्यादातर मुख्य रूप से भोजन के साथ इस टॉक्सिन को लेने से होता है, इसीलिए इसे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। और ज्यादातर केसेस में ये अगर समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो जानलेवा हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे, क्या लक्षण होते हैं बोट्युलिज्म के? मुख्य लक्षणों में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, मुंह ड्राई हो जाना, निगलने या बोलने में दिक्कत आना, इवन वॉमिटिंग, डायरिया और कब्ज ये हो सकते हैं। पेट में स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं जैसे पैरालिसिस ऑफ मसल्स, और ये जो पैरालिसिस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी पहले कंधे प्रभावित होते हैं, फिर ऊपरी भुजाएं और फिर पैर और नीचे जंघाएं आदि ये प्रभावित होती हैं। यदि सांस लेने वाली मसल्स प्रभावित हो जाएं, ब्रीदिंग मसल्स प्रभावित हो जाएं तो सांस लेने में दिक्कत आएगी और इवन पैरालिसिस डेथ तक भी हो सकती है। इस कंडीशन पे रोगी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। जो इंटेस्टाइनल बोट्युलिज्म है वो वैसे तो बहुत ही दुर्लभ है, बट ज्यादातर देखा जाता है जब इन्फेंट इससे प्रभावित होते हैं। ज्यादातर इन्फेंट बोट्युलिज्म भी इसे कहते हैं, 1 साल से छोटे बच्चों को ये प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स किसी कारण बच्चे के मुंह में चले जाएं तो वो बैक्टीरिया बनाते हैं, अंकुरित होते हैं जीआईटी के अंदर और वहां पर एंडोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, इसीलिए इसे हम इंटेस्टाइनल बोट्युलिज्म भी कहते हैं। बच्चों में जो मुख्य लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं वो हैं कॉन्स्टिपेशन, लिथार्जी बच्चा हो जाना, सकिंग ना कर पाना, सांस लेने में तकलीफ होना, भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा कमजोरी, और जो उसका रोना है वो कंटिन्यू रहता है, बहुत ही धीरे धीरे रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और हेड कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होते हैं इन्फेंट बोट्युलिज्म या इंटेस्टाइनल बोट्युलिज्म के। उसके बाद आता है वुंड बोट्युलिज्म। वुंड बोट्युलिज्म कब होता है कि जब कोई घाव इसके स्पोर से प्रभावित हो जाए, यानी स्पोर्स घाव में रह जाए, वहां पर ये वेजिटेटिव फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं एनाएरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर और वहां से फिर बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो सारे के सारे वही हैं जो फूड पॉइजनिंग से होते हैं, परंतु इसको प्रोड्यूस होने में जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले वो घाव में डेवलप करेंगे और फिर जैसे तैसे वो बॉडी के अंदर पहुंचेंगे।
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? यदि फूड पॉइजनिंग है या बोर्न बोटुलिज्म है, तो इसमें एक तो जो भोजन या पानी है जो रोगी ने रिसेंटली लिया है उसकी जांच करवाएंगे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, उसके अंदर भी टॉक्सिन को आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। गैस्ट्रिक कंटेंट्स, गैस्ट्रेट एस्पिरेट जो लवाज है वो करवा के एस्पिरेट को हम चेक करवा सकते हैं लैब में। इसके अलावा स्टूल में भी टेस्ट करवा सकते हैं, स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं और इनका कल्चर भी करवा सकते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो उससे कंफर्म हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है जो टॉक्सिन बन रहा है बॉडी में, जो टॉक्सिन है उसको डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने के लिए सबसे पहले वॉमिटिंग करवाई जाती है, वॉमिटिंग इंड्यूस की जाती है। जीआईटी को तेज करने वाले जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उसको इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके बॉडी से वो टॉक्सिन और इसके जो बैक्टीरिया हैं वो निकल जाए। इसी प्रकार यदि मान लो वुंड बोटुलिज्म है, तो जो वुंड है उसको एक्सरसाइज किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, तो उसमें छोटी सी एक सर्जरी होती है वुंड की। इसके अलावा एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन जो अभी तक नुकसान हो चुका होता है बॉडी को, उसको रिवर्स तो नहीं कर पाता, बट फर्दर डिटीरियोरेशन से बचा सकता है। इवन अगर टाइम पे एंटीटॉक्सिन दे दिया जाए तो डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वुंड बोटुलिज्म के केस में इन सारी चीजों के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी देने की सलाह दी जाती है, और कभी-कभी यदि रेस्पिरेटरी मसल्स प्रभावित हो गई हैं तो वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आईसीयू में एंटर करके या अगर मान लो अलग वार्ड्स में भी कहीं पर वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है, स्पेशल जो एचडीयू वगैरह होती हैं, तो वहां पर रखकर रोगी को वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। बट वहां पर थोड़ा आगे जैसे प्रिवेंशन में हम स्टडी करेंगे कि बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये जो बोटुलिज्म है ये आगे स्प्रेड ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है फूड हाइजीन, यानी भोजन तैयार करने में बहुत ही सावधानी बरती जाए, हाइजीन मेंटेन की जाए। जो भी अपने क्लीनिंग प्रोसेस है या रेफ्रिजरेशन है फूड का, उसमें साल्ट का यूज कर सकते हैं और फ्रीज में चीजों को कुछ समय तक सेव रख सकते हैं। बाहर रखने से जो ज्यादातर ये फूड पॉइजनिंग के कारण देखे जा सकते हैं। अगर जो कहते हैं ना कि भोजन बाहर रखा हुआ है खराब हो गया, तो उसके अंदर ये स्पोर्स वातावरण से उस फूड में आ जाते हैं और वो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब जो रोगी हॉस्पिटल में एडमिट है या आईसीयू में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेंटिलेटर्स पे है, तो उसके जो भी कपड़े हैं सराउंडिंग्स, उस सारे को प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए और रोगी को प्रॉपर वॉश जो बॉडी वॉश है उसकी वो क्लियर कर जानी चाहिए। अगर रोगी खुद बाथ ले सकता है तो प्रॉपर साबुन और पानी से रोगी को बाथ दिलवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो भी उसका रोगी का भोजन या पानी जो उसने लिया है उसको जांच के लिए भेजें, और कंफर्म हो जाता है कि उस भोजन में ही जो बैक्टीरिया था, तो उस भोजन को जितने भी लोगों ने लिया है उन सभी की जांच करवाई जानी चाहिए, और जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी हैं उनको नोटिफाई भी करना चाहिए। नोटिफाइड डिजीजेज है काफी कंट्रीज में, ताकि जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पे इस रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रयास किए जा सकें, शुरू किए जा सकें। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक वाइज। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।